नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसा वीडियो, एक ऐसा प्रारूप, ऐसी डॉक्यूमेंट्री बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, बहुजन एकता मिशन। इसी लाइन पर बात करना चाहता हूं कि हमने संगठन क्यों बनाए और इतने संगठन बना दिए, इतने हम बिखर गए कि हर गली मोहल्ला चौराहे पर हमने एक संगठन खड़ा कर दिया। जाति का संगठन खड़ा कर दिया, हमने वर्ग का संगठन खड़ा कर दिया, हमने क्षेत्रवाद का संगठन खड़ा कर दिया और आज हम बिखर गए। आज हम इसको समेटना, इसको इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। दोस्तों, मैं आज आपको रूबरू करना चाहता हूं। हमारे बीच आज बहुजन टीवी पर प्रकाश चंद प्रिंसिपल जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के सहयोग से, बहुत सारे लोगों के मंथन से, बहुत सारे लोगों के जो इसमें रिसर्च हुई है कि किस तरह से हम आगे आ सकते हैं और किस तरह से हम इस चीज को बिल्ड कर सकते। एक महापंचायत जैसा एक कॉन्सेप्ट कि हम एक बड़ी महापंचायत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी अनदेखी सरकार द्वारा हो चुकी है, बहुत सारे हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो आज बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक विश्लेषण कह सकता हूं मैं, हमारे प्रकाश जी प्रिंसिपल, मैं बहुजन टीवी पर आपको दिखाना चाहता हूं। हमने लिखा है वो 8 ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं मिल पाई प्रस्तावना में कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी महापंचायत की। उसमें लिखा गया है कि 8 चीजें लिखी गई हैं। पहली है, भारतीय संविधान में हमें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण दिया हुआ है। और सभी आप जानते हैं कि वो आरक्षण जो है वो एससी को 15% है, एससी के लोग यहाँ हैं इनको 7.5% है, ओबीसी के लोग यहाँ हैं उनको। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जबकि आपको जानकारी है कि एक पार्लियामेंट में 2023 में एक रिकॉर्ड मांगा गया कि जो हमारा आरक्षण है वो 2018 से लेकर 22 तक का 5 सालों का डाटा मांगा गया है। वो रिकॉर्ड मेरे पास है। तो उसमें कि कितना आरक्षण हमारा कंप्लीट हुआ है, तो वो चौंकाने वाला जो डाटा है वो हमारे समक्ष था। उसमें 7.5% के लगभग अनुसूचित जाति को, 3.5% के लगभग जो है वो अनुसूचित जनजाति को, और आपके 12.5% जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग का कंप्लीट हुआ है। तो अगर उसको जोड़ दें हम लोग तो 49.5% बनता है। उसमें से 26% भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। इतने संगठन होने के बावजूद वो संगठन काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इन्हीं चीजों को लेकर एक जरूरत पड़ी कि यदि हम सभी संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, संगठन स्वतंत्र रूप में काम करते रहेंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और वहां से एक डिमांड चार्टर इन चीजों का तैयार करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें। एक बात। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव निर्धारित हुआ कि जो भी व्यवस्थाएं हमारे लिए हैं उन व्यवस्थाओं को सही रूप से लागू करवाने के लिए अगर सरकार हमारी वार्ता से, महापंचायत की वार्ता से, जिसमें सभी संगठनों के बड़े अध्यक्ष होंगे, नहीं मानती है तो हमें एक मूवमेंट भी चलाना पड़ेगा। हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े। तो उसके लिए हमें खंड स्तर तक जाना होगा। तो इस प्रारूप में वो चीजें लिखी गई हैं कि खंड स्तर पर महापंचायत जो है वो किस रूप में जाएगी और वो मूवमेंट जो है सफल हो सके। साथियों, आप सभी जानते, मैंने कहा कि बातें लंबी हो जाएंगी। 21 अगस्त को भारत बंद था। एक कॉल आई, पूरे हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं था किसने दी। हम छटपटाए, रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं सरकाघाट का रहने वाला हूं, बहुत सारे संगठनों को ढूंढा कि भाइयों आप काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी कोई कॉल है, इस पे भी हमें जाना है, कम से कम डेपुटेशन तो चला जाए।
हर एक खंड से। तो हैरानी की बात थी कि उन संगठनों को हमें इकट्ठा किया तो बड़ी मुश्किल से 35 आदमी जो है, जो इतना जागरूक क्षेत्र में मानता हूं, वहां से 35 आदमी उठे और उन्होंने वो दिया। तो जबकि सारे संगठन कार्यरत है, किसी ने कॉल नहीं की। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां सभी अध्यक्ष होंगे कोर कमेटी में, वो कॉल करेंगे। जब वो देंगे तो मेरे को लगता है सभी संगठन जो हैं एकजुट होकर उस मूव में जुट जाए। ऐसा ये मेरा मानना है और ऐसा उन लोगों का मानना है जिन्होंने सोच दी। तो आरक्षण कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 2011 का जनगणना, उसके अनुसार अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति केवल उसकी जो पॉपुलेशन है वो 14.84 से बढ़कर जो है वो 25.19% हो चुकी है। वहीं जो दूसरी जातियां हैं आपकी एसटी है, उनकी 5.71% है और ओबीसी जो उनकी आपके 13.52% जो है वो हुई। ऐसे में आप 25 मार्च 1970 का कोई भी डाटा आप ऑनलाइन निकाल लें कि पॉपुलेशन के आधार पर वहां पे आरक्षण में वृद्धि हुई थी। पहले ये वृद्धि 1970 से पहले जो थी ये वृद्धि, ये जो आरक्षण था ये 12.5% था और 5% था। ओबीसी को तो 90 के बाद दिया गया। 2 वर्गों को ये आरक्षण था, तो एक को 12.5 को 12.5% था, एसटी को 5%। 25 मार्च 1970 को कहीं भी आप ऑनलाइन इसको निकाल लें, उस समय ये वृद्धि हुई थी। 1970 के बाद आज तक का 54 साल हो गए हैं। एक तो जनगणना प्रॉपर नहीं हो रही है। 2011 में जिसका औपचारिक डाटा हमारे पास आया, तो उस डाटे के बाद इस पे भी विचार हो जाना चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकारों ने इसको सीज कर दिया है अप टू 50%। प्रश्न यह भी उठता है बीच में, क्योंकि जब चर्चा लगती है, कोई चीज लिखी जाती है, तो उस पे यह भी आता है कि जब वो सीज कर दिया तब मांगेंगे कैसे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, पार्लियामेंट का डिसीजन है, पार्लियामेंट होती है सुप्रीम। लेकिन आप ये देखें कि 2019 में एक 10% जो है वो अन्य वर्ग को दे दिया गया, यानी वो चला गया 59.5%, जबकि वो सीज किया है 50%। तो वहां एक जो लकुना है, मैंने कहा हमारे पास रिटायर्ड एचएएस अधिकारी बैठे हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से इन चीजों को जानते हैं। तो एक लकुना हमें मिल गया कि जब ये बढ़ सकता है तो सीजिंग कहां रही, रुकावट कहां रही। तो इसलिए ये अगली चीज इसमें यह लिखी गई कि उस आरक्षण को बढ़ाया जाए जनसंख्या के अनुपात, क्योंकि उसमें जितने हमारे केंद्रीय संगठन हैं, मैं उनको सुनता रहता हूं, वो भी ये बोलते हैं कि अब इसको 100% कर दिया जाना चाहिए आरक्षण। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जो नारा है वो इसलिए दिया गया है केंद्रीय संगठनों के द्वारा। तो ये दूसरी बात ये लिखी गई कि क्यों ना इस पे जो है वो काम करें सारे संगठन मिलके एक प्लेटफॉर्म पर। तीसरी बात है, मैंने कहा जो घटक योजना है हमारे SC ST के लिए, जिसका पैसा बड़ी अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए होता है मात्र। लेकिन वो पैसा जो है, आपको हैरानी होगी कि वो केवल यानी 33% हमें मिलता है। वो जो है आपका 2007-2008 में रिकॉर्ड निकाले, वो आपका हमें 25% दिया गया है और ST को 9% दिया गया। 33% जो है वो आपका जो बजट है वो हमारे लिए, हमारे विकास का हमारी कमजोरी है। ये मैं मानता हूं कि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें वो पहुंचना चाहिए। विश्वविद्यालयों में आप देखें हमारे लोग बहुत शिक्षित हैं, इसमें दो राय नहीं है, ना ही दो राय बनानी चाहिए हमें। और विश्वविद्यालयों में देखें आप, हमारे हिमाचल में कितनी विश्वविद्यालय काम करती है आपको पता है। उसमें हमारी जो, क्योंकि उसमें जो जितने अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपके केवल साक्षात्कार से होती है, इंटरव्यू से होती है।
और जिसका प्रभाव राजनीति में है वो लोग वहां अंदर आ जाते हैं कई बार लगभग। अब ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, इंटेलिजेंसी तो होती ही है, लेकिन वहाँ हमारी जो हिस्सेदारी है वो भी जो है 49.5% तो लगभग बढ़नी चाहिए, जबकि वो 3 और 4% है। मेरी बात वहाँ उन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रुप से होती है, तो उन्होंने कहा भाई साहब बुरी हालत है, तो क्योंकि बात उनसे लेट हुई तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, जो आप निर्णय करेंगे हम आपके निर्णय के साथ हैं, और अब एक मंच की जरूरत है। नेक्स्ट जो बात उसमें की जा रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अन्य कई विभाग हैं जहां कैबिनेट रैंक के मंत्री भी नियुक्त होते हैं, और वो होते हैं नॉमिनेशन। अगर वहां आप भागीदारी देखेंगे तो 1% से ऊपर नहीं। क्या हमारा जो वर्ग, जिसको वर्ग में कॉल करूंगा, क्या भारत का नागरिक नहीं है? क्या हमें संविधान में अधिकार नहीं दिए हैं? तो ये चीज इसलिए लिखी गई कि जब ये प्रावधान है तो हमारे लोगों को भी दिया जाए। यहाँ हालांकि डिस्कशन करती बार एक बहुत बड़ी बात आई थी, वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी उन चीजों से जुड़े हैं, तो इसलिए वो बात मैं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की बात वहां हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक व्याख्या और व्यवस्था का काम सर उनको दिया गया है। मैं ये वो नहीं बोलूंगा वहां कौन है, कर्मचारी का काम करना है, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, जिसका जो काम है उसके लिए व्यवस्था करनी है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन शंका ये है कि हमारे न्यायपालिका जो है वो उस तरह से निष्पक्ष रूप में काम नहीं कर पा रही है, स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर रही है। अन्यथा जितने भी हमारे जो केस जाते हैं उनके लिए पॉजिटिव निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरीके से संविधान में लिखा गया उस तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो उसको तो ज्यादा जो लॉयर हैं वो ज्यादा जानते हैं। तो ये मेजर विषय हैं जिन पर काम करना, इन्हीं से ही हमारे जो है वो ऑब्जेक्टिव बने कि हमने काम किस किस चीज पर करना है, तो उसी में ही ये चीजें ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमारे बने 16 कि इन चीजों पर महापंचायत काम कर सकती है। उसमें सभी जानते हैं कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव में प्राप्ति करनी है। उसमें एक चीज नई सामने आई जब हम महापंचायत पे बात कर रहे थे लोगों से, वो आई वाल्मीकि समाज, जहां वाल्मीकि समाज के जो है वो प्रदेश के बैठे हुए हैं। वहां बात आई क्योंकि ये सरका घाट में बात हुई, उन्होंने बोला कि जी हमारा बोनाफाइड नहीं बन रहा है। अब 1950 का अधिनियम पढ़ेंगे सर, तो उसमें व्यवस्था नहीं, उसमें व्यवस्था नहीं है कि वो वहां से नहीं मिलेगा उनको, राइट चीज जी। लेकिन किसी ने, पता नहीं, अब मैंने तो नहीं सुना, किसी ने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। वो एक ऐसा समाज है हमारा जो इस देश को साफ रख रहा है। अगर वो आज काम बंद कर दे, आज काम बंद कर दे, तो मेरे को लगता है कि हमें बाजारों में निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। कई लोग उनमें ऐसे हैं, एक तो गरीब लोग हैं, सेकंड चीज ये है कि जैसे यूपी से यहाँ आए हैं, यहाँ नहीं थे हमारे समाज में ऐसे लोग, यूपी से आए, वहां 2 विस्वों जमीन थी, 3 विस्वों जमीन थी, पता नहीं, जिस तरह से वो बताते हैं, वो भी बेच के आ गए। अब ना वो घर के हैं ना घाट के, जहां उनको जमीन मिल नहीं रही है। ठीक है, कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी है सर्टिफिकेट के लिए, तो कोई किराए मकान मालिक आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहा है। वो क्यों देगा? अगर वो ये बोलेगा मेरे मकान में 25 साल से रह रहे हैं, तो एक्ट है, मालूम है, वो मकान उनके नाम से हो जाएगा, ऐसा भी एक्ट है। प्रॉब्लम ही है। तो उनसे भी मेरी बात हुई थी कि इस मीटिंग के बाद हम आपस में विचार कर लें, क्योंकि उसके लिए अगर सबसे बड़ी ताकत है तो 2 ताकतें हैं, एक स्टेट में एक केंद्र में, वो होता है गवर्नर और आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वहां सही तरीके से बात रखी जाए, उनके पास पावर है किसी भी व्यवस्था को बदलने की या विशेष रियायत देने की। ये संविधान पढ़ेंगे, संविधान में भी लिखा हुआ,
वो तो सजा माफ करवा सकते हैं, ये तो व्यवस्था परिवर्तन है, उनके पास ये पावर होती है। तो इस पे बात करें तो उसी उद्देश्य में एक में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित आयोग भी बने। बाकी सारी चीजें जो हमने यहाँ पढ़ी उसी से हमने ऑब्जेक्टिव बनाया इसके कि इस पे काम किया जा सकता है पढ़ने। अब करेगी कैसे वो चीजें बड़ा लंबा हो जाएगा। उसमें हमने कहा कि जो हम इस महापंचायत में कमेटियां बनाएंगे वो कैसी बनेगी संगठनों में से, बनेगी संगठनों में से, संगठन ही काम करेंगे। हो सकता है आज मैं ये पढ़ रहा हूं, आज अगर कमेटी बन जाती है तो प्रकाशन बाहर है, ऐसा प्रावधान उसमें रखा गया है, क्योंकि वही संगठन ही काम करेंगे। उसमें पहला है कि आपके ब्लॉक स्तर पर लिएजन कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसमें पद नहीं दिए जा रहे। लिएजन हुआ संपर्क समन्वयक। वो जो खंड स्तर पर मान लीजिए यहां पे आज 8 संगठन है, वो खंड स्तर पर भी हैं, उन 8 के हमने आगे लिखा है कि 3-3, 4-4 आदमी खंड स्तर पे कमेटी बनाए, समन्वय कमेटी। वो कमेटी जो है वो जाएगी गांव-गांव में, इसका अभियान लेकर। बहुत सारे बड़े बड़े संगठन हैं, ढा साहब बैठे हैं, ये प्रतिनिधि आए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके सभा के, गुरु रविदास सभा के, ये प्रतिनिधि आए, प्रेसिडेंट साहब ने इनको भेजा है क्योंकि उन्हें कोई मजबूरी पड़ी। मैंने कहा ऐसी मजबूरी बहुत लोगों को हो सकती है। तो ये संगठन भी वहां नहीं पहुंच पाया है जहां पहुंचना चाहिए, जबकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा संगठन है, बहुत काम कर रहा है, लेकिन अकेले तो नहीं हो सकता ना। दूसरी बात जो साथियों में के बीच में है कि हमारी कई बार अखबारों में भी आता है, कई बार हम बात भी करते हैं, कम एक दूसरे से हमारा, वो लोग सारे इकट्ठे होकर उस गांव में जाएंगे और जो उस जात का संगठन है उस जात के लिए वो मेंबरशिप करें इकट्ठे। दूसरे गांव में जाएंगे, वहां अन्य जात के हैं, तो उस उपजाति का जो संगठन बना है वो उसके लिए मेंबर जोड़ेंगे, और उसमें मेंबरशिप जो है सारे संगठनों के लोग बैठे हैं। मैंने जो अपनी समझ से लिखी है वो लिखी है 10 रुपये। हमारी इस समय जो पॉपुलेशन है, अगर हम आज की जनगणना 24 चला है, इसकी जनगणना को मान के चले, रफ मान के चलें, जो ग्रोथ रेट हमारा वो 2011 में था 1.88%, उसी को लेकर चले, 2% को लेकर ही चलें, तो हमारी जो आज की पॉपुलेशन है वो आपके लगभग जो है वो 20 और 21 लाख हो चुकी है। एससी की 7 से 8% हो चुकी है एसटी की, और ओबीसी की तो और भी ज्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान की करेंगे तो 52% है, वो भी बड़ी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहां पे 3 समाज, ठीक है, जो लगभग यानी 33 से 34 लाख हैं, अगर 10 रुपए जाकर हम एक एक व्यक्ति की, मैंने बोला 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, 18 साल से जो भी ऊपर व्यक्ति है, उसकी मेंबरशिप हमने लिखी है इसमें कि महापंचायत इस कंसेप्ट को लेकर जाएगी। उन्हीं संगठनों में लोग जुड़ेंगे जो आपके संगठन हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई उसने में से अगर 20 लाख सदस्य जोड़ते हैं, कितना पैसा होता है संगठन के पास। उन संगठनों की जो माली स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। उसमें से 10% जो है टोटल संगठन जो है वो महापंचायत के कार्यों के लिए देंगे। सिर्फ इतनी करवा, वो समन्वय की कर सकते हैं। वही समन्वय जिला स्तर पर भी बनाए जाने, वो जिला स्तर पे कोऑर्डिनेट करेंगे जब हमारे वो चलेंगे, और उसी समय काम करेंगे जब जरूरत पड़ती है, बाकी संगठन काम अपना अपना करते रहेंगे। तीसरी है राज्य स्तर पर कोर कमेटी। जो कोर कमेटी है उसमें जितने राज्याध्यक्ष हैं, उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, संगठन सचिव हैं, वित्त सचिव है और प्रेस सचिव है, वो 5 आदमी उसमें मेंबर होंगे। 5 आदमी उसमें मेंबर होंगे, और वो जो मेंबर हैं वो महापंचायत के रूप में कलेक्टिवली जैसे हम बैठे हैं वैसे बैठ के जो है वो डिसीजन करेंगे इन उद्देश्यों पर जिनकी प्राप्ति होना अभी बाकी है, और वो एक डिमांड चार्टर तैयार करेंगे। उस डिमांड चार्टर पर जो है हम सरकार से सीधी सीधी वार्ता करेंगे, एप्लीकेशन नहीं।
एप्लीकेशन ही देंगे। अब महापंचायत जो है वो उनको डिमांड चार्टर भेजेगी और वार्ता के लिए बुलाएगी कि जब इतने संगठन इकट्ठे रूप में वहां सर देंगे तो मुझे लगता है, मेरे विचार में लगता है कि ये काम थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि ये पढ़ने में भी कठिन लग रहा है, सुनने में भी कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं, क्योंकि ये जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड काम है संगठनों में, तो ये हो सकता है। कोर कमेटी के बाद सर एक एडवाइजरी जो बोर्ड है उसकी बड़ी बड़ी जरूरत इसको रहे, जो बिहाइंड द कर्टन काम करेगा। हमारे बहुत सारे, जो मैंने कहा, अभी मैंने कमल जी का नाम लिया जो प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त हुए, ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क भी हुआ है। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी बोर्ड में हम काम करेंगे, क्योंकि अच्छा विभिन्न विभागों से जो बड़े पद से, जैसे हमारे द्रोह साहब हैं उन्ना से, तो चीफ इंजीनियर रिटायर हैं पीडब्ल्यूडी से, यानी सुनिए वो दे सकते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। ये चीज हो सकती है जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें। मैंने बोला ऐसे अधिकारी, बड़े पदों से रिटायर अधिकारी, क्योंकि वो बूढ़े भी हो गए हैं और काम भी मुश्किल हो रहा है। अब मैंने कहा मैं अभी हाल में रिटायर हुआ है, अभी मेरी टांगे नहीं चल रही है, तो उनकी क्या हालत होगी जिनके जो 75 प्लस हो चुके, लेकिन उनकी सोच तो वैसी है, वो हम ले सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड के रूप में। उसके बाद अब प्रश्न पैदा हुआ कि कोर कमेटी भी बन गई, एडवाइजरी बोर्ड भी बना दिया हमने, जो भी बनाना है। अब सरकार से वार्ता कौन करेगा? वहां फिर होगा कि किसकी अध्यक्षता में होगी, क्योंकि यहाँ अध्यक्षता नहीं रखेगी। आज भी हमने अध्यक्ष नहीं बनाया, इसी बात को लेकर बनाया, जबकि हमारे बीच प्रेरणा स्रोत बैठे हैं, तो हम ये चाहते कि कमल जी आप अध्यक्ष, लेकिन अध्यक्षताएं खत्म, हम सब एक, ठीक है। अध्यक्षता से ही तो ये उपजातीय संगठन बने हैं, उसी लड़ाई से बने, जो मेरा मानना है, बाकी पता नहीं। उसके लिए वार्ता कमेटी बनेगी सर, जो सरकार से वार्ता करेगी। उसमें जिला के जो कोऑर्डिनेटर हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स और एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर वो बैठेंगे। जब डिमांड चार्टर तैयार होगा, वो आपकी वार्ता कमेटी डिसाइड करेंगे कि ये लोग जो है वो राज्य सरकार से, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से, अन्य सेक्रेटरियों से, डीसी से, एसडीएम से बात करें। वार्ता कमेटियां जो है नीचे तक, खंड स्तर तक जाएगी। जैसे हमारी कोई मूव चलता है, कोई अभियान चलता है, ऐसा तो वो खंड स्तर पर हमें देना है, वो भी वहां उस तरह से पीछे को कमेटियां जाएंगी, वार्ता कमेटियां भी वैसे ही जाएंगी, ताकि बाद में ऐसा ना डिसाइड करना पड़े कि कौन जाएगा अंदर। और जो वार्ता कमेटी बनेगी वो जब भी डेपुटेशन देगी या वार्ता देगी, वो अपने में से वार्ता देने के लिए एक अध्यक्ष उस दिन के लिए चुनेंगे कि इसके अध्यक्षता में होगी। वहां जो परिचय होगा वार्ता में, वो संगठनों के नाम से ही होगा, महापंचायत के नाम से नहीं कि ये डा साहब हैं, ये आपके विश्वकर्मा महासभा के राज्य अध्यक्ष, ये आपके हेम जी हैं, ये जो हैं आपके कबीर महासभा के राज्य के अध्यक्ष। ये परिचय वहां होगा। ये नहीं होगा कि महापंचायत आई, महापंचायत तो हम करेंगे महापंचायत। वहां से जो डिसीजन होगा वो कोर कमेटी जब भी वो आगे लेकर जाएगी, वार्ता कमेटी वो इस परिचय को लेकर चलेगी। जो इसका ये बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, पैड जो बनता है, लेटर हेड बनेगा, उस लेटर हेड में भी उन राज्याध्यक्षों के ही नाम होंगे, बाकियों का नाम नहीं। तो एक चीज, ये वार्ता कमेटी इस तरह से काम करेगी। उसके बाद अब महापंचायत ऑर्गेनाइज होनी है, ये तो मीटिंगें हो रही है, महापंचायतें भी ऑर्गेनाइज होनी है। जिला में भी हो सकती है, ठीक है, खंड में भी हो सकती है, राज्य स्तर पर तो होनी है। उसके लिए कौन आयोजन करेगा? क्योंकि अध्यक्ष तो कोई नहीं है, सेक्रेटरी कोई नहीं है, ये भी प्रश्न आया ना दिमाग में, करेगा कौन? उसमें सर जितने बड़े संगठन हैं या छोटे संगठन जो इसमें शामिल हो रहे हैं, उनके जो महासचिव हैं वो सारे उस आयोजन कमेटी में मेंबर, और वो लोग अपने में से एक आदमी को प्रभारी, नॉट चेयरमैन, नॉट अध्यक्ष, प्रभारी इंचार्ज बनाएंगे विद देयर प्रायर कंसेंट है उसके आधार पर, और वो ऑर्गेनाइज करेंगे कोर कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार, ठीक है। वही सेक्रेटरी जो है आपके
वो इसका लेखा जोखा रखेंगे। अब इसमें जो फाइनेंस आएगा, फाइनेंस के लिए जितने, अब जहां अकाउंट खुलेगा, मानो वो अकाउंट खुलता है सरकाघाट, तो सरकाघाट में जो सेक्रेटरीज हैं इन संगठनों के, उनमें से 3 सेक्रेटरी जो है उसको ऑपरेट करें, और उन सेक्रेटरियों से इसे आगे लिखा है कि किस तरह से काम हमने करवाना है। इसके अलावा सर बनेगी कानूनी सलाहकार समिति, जिसमें हमारे तीनों वर्गों के लोगों में बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, कई सेशन जज भी रिटायर हुए हैं, वो एक लीगल एडवाइजरी बोर्ड के रूप में काम करे, ताकि जो भी सरकार विपक्ष में जाती है, विपक्ष में निर्णय करती है, या माननीय न्यायालय ऐसा कोई निर्णय करती है, तो उसकी समीक्षा हम आम आदमी नहीं कर सकते, वही समीक्षा करेंगे और वो सलाह देंगे कोर कमेटी को कि ये इस तरह से हुआ है, सही हुआ है, या इसमें रिव्यू के लिए कुछ चांसेस हैं। उस अपनी सदस्यता के अनुपात में, ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको देखें, जो 2011 का सेंसस रिपोर्ट है, जाति बार कास्ट वाइज जो देखें, तो उसमें 5 जातियां हिमाचल प्रदेश में ऐसी है जिनकी 16 लाख पॉपुलेशन है, 17,29,000। 5 ही जातियां जिनकी पॉपुलेशन जो है यानी 16 लाख है, आपकी 17,29,000 में से 2011 की जनगणना के अनुसार वो देखी जा सकती है ऑनलाइन कभी सबके द्वारा। उसके बाद 8 जातियां ऐसी हैं जिनमें 1 लाख है, और उसके अलावा जो बाकी बच जाती हैं जातियां, 56 जाति है ना सर, तो जो आपकी 43 बच जाती है, कईयों की 250 है, कईयों की 500 है, वो 50,000। तो मैंने कहा कि अगर जो अन्य संगठन संयुक्त रूप में काम कर रहे हो तो हैं ही, जो हमारे उपजातीय संगठन है अगर वो मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ ये बात लिखी गई कि सदस्यता के अनुपात में, तो सदस्यता ही बाहर आ जाएगी, उसके अनुपात में पैसा जो है वो देना होगा। तो ये था उसमें। फिर एक कोशिश की गई थी इसमें, ये तो मैंने बोला कोर कमेटी में ही फाइनल होगा, ठीक है। उसमें क्या किया है, जो हमने कैश का आवंटन रखा है कि खंड स्तर पर जो संगठन अपने लेवल से करेंगे, महापंचायत ने, ठीक है, खंड स्तर पर 30%, जिला स्तर पर, क्योंकि खंड स्तर खंड ज्यादा होते हैं ना, जिला स्तर पर 20%, राज्य स्तर पर 40%, और जो 10% बच जाता है वो महापंचायत के कार्यों, ये इसमें चीज बनाई गई। और जो खाता है, मैंने ये कहा कि वो खाता खोला जाएगा जिस भी जिला में, जिस भी, क्योंकि वो ब्लॉक में होना, जिला ब्लॉक में होना, कहीं ना कहीं होने, या तो हेडक्वार्टर होने या ब्लॉक होना, वहां के जो 3 वित्त सचिव हैं उन संगठनों के, वो खाता धारक होंगे, वही महापंचायत के प्रस्ताव के अनुसार ही पैसा विड्रॉ कर सकते, कोई अध्यक्ष उसमें काम नहीं करेगा, उनकी जिम्मेवारी होगी। उसमें बिल्कुल क्लियर कट जो मैंने लिखा है कि पारित प्रस्तावों के अनुसार ही पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए उन तीनों वित्त सचिवों द्वारा एक एफिडेविट जो है महापंचायत के पास जमा करवाना होगा, जिसमें उनका उत्तरदायित्व वो लिखित रूप में देंगे कि किसी भी अनियमितता के लिए हम उत्तरदायी होंगे। तो सर ये था। आप सभी को जय भीम, जय संविधान। इस पे जो है अब आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करनी है, क्योंकि मुश्किल होता है ये चीज पढ़ी सबको एकदम, तो ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर हैं सीधी दिमाग में चढ़ गई। हाँ, कॉपी शेयर होगी। डासा पता क्या है, हम ये चाह रहे थे कि अगर कोर कमेटी बन जाती ना, वैसे पीडीएफ बना देंगे इसकी, मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्यूटराइज कराने की 1-2 दिनों में, तो जितने हमारे संगठन यहाँ जुड़े हैं उसको पीडीएफ कर दी जाएगी ताकि वो चर्चा करें। जब भी आज अगर आप लोग इस कंसेप्ट से सर सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए, महापंचायत होनी चाहिए और संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपना काम उन्हें स्वतंत्र रूप में पूरे करने के अधिकार है, तो यहाँ सहमति करेंगे और हम जितने संगठन यहाँ आए हैं उनकी जो एक कोर कमेटी और एक एडवाइजरी जो कमेटी है वो यही तय कर लेगी। ठीक है जी।
उसके बाद जिला में क्या होता है वो करेंगे। तो सहमति के लिए डॉक्टर साहब आप सहमति लेंगे, फिर इस पे किसी ने विचार देने हैं तो अपने अपने विचार दे दो। साथियों, हिमाचल प्रदेश में जो ये पूरे देश में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि पूरी जातियों को, पूरे संगठनों को जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हैं, एक मंच पर लाया जाए। जब ये इसकी सोच शुरू हुई तो सबसे पहले हमारे जहन में एक बहुजन शब्द आया। और ये सारा कुछ कि बहुजन शब्द कहाँ से पैदा हुआ, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई और ये चलन में कैसे आया। साथियों, हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है पूरा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये महापंचायत है क्या, और इसकी जो किस तरह से ये चीज़ आने वाले भविष्य में हम जो करना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, एक मंच पर लाना चाहते हैं, लोगों को, संगठनों को एक करना चाहते हैं, तो ये महापंचायत है साथियों। और आगे आप देखिए महापंचायत के उद्देश्य क्या होने वाले हैं, और अभी प्रकाश सर ने इसका पूरा जिक्र भी किया। और मैं ये डॉक्यूमेंटेशन आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें कोशिश हो रही है, पूरी टीम इसके पीछे लगी हुई है। ये आप सारा देखिए, और ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं मिले हैं, और बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ कि अभी बहुत सारे प्रयास करने की ज़रूरत है, और जो हमारा समाज है बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है, और मालूम नहीं है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आगे जा रहे हैं, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं मिलती हैं। जैसे बजट हैं जो एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए आता है, वो भी हमें नहीं मिलता है, और लोगों को मालूम नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ सरकार हमें देती है और किस तरह से हमारा विकास होता है और होना चाहिए। ये कुछ इसके नियम हैं, ये सारा कुछ प्रकाश सर आपको अभी कह रहे थे, और हमने इसको आपके सामने लाने की कोशिश की है। ये सारे देखिए कि किस तरह से कमेटी कार्य करेगी, और इसमें क्या क्या प्रारूप होगा, और किस तरह से ये इसको आगे ले जा सकता है। मैं इसलिए दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए, आप ज़रूर इस पर एक परामर्श दीजिए, आप ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिए, और आप नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, पर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आपकी राय चाहिए, हमें आपके कमेंट चाहिए, और हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि अब हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है, हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें एक मंच पर आना पड़ेगा। हम मांग तो कर रहे हैं सरकारों से, बहुत सारी मांगे हम सरकार से करते रहते हैं, पर जिस दिन हम कमांडिंग पोजीशन में नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी बात को नहीं मना सकते हैं। ना ही हमारे लिए कोई अच्छा बजट आएगा, ना ही सरकार हमारी बात सुनेगी। बहुत विस्तृत ढंग से सर ने हमें बताया कि किस तरह से ये चीजें आगे निकलेगी, किस तरह से ये चीजें बन रही हैं। पहले भी ये सब कुछ हुआ है, और मैंने इनकी एक विशेष बात देखी है। ये कह रहे हैं कि ना हम किसी जाति को छेड़ रहे हैं, ना हम किसी संगठन को छेड़ने जा रहे हैं, ना कोई हमारे से ये महापंचायत करने से कोई संगठन प्रभावित होगा, ना किसी का अस्तित्व मिटेगा। अस्तित्व बनेगा, मिटेगा नहीं। जब हम सारे लोग ही एक साथ आएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बनेगी। साथियों, आपने हमारे चैनल को देखा, हमारे चैनल को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना है, हमें इस मीडिया को बहुत आगे तक ले जाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।